पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घरवालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। व्हाट माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि इस पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी, आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम, चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में? मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी, आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों की ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ अबाउट यू? त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। छिपकली! त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है? जाओ, कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं। एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है, तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी की स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं, जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है, तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या? इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी कीजिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है। फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है।
देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई हैं, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी। शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियां नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था, पर फिर मैं सो गई थी। पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो। इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है। इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूं मैं। हाय, जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूं मैं। मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है? पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या, बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। एंड आई विल मेक दैट श्योर यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहां पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मिहिर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? पांचों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता।
हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम पांचों को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। हाँ। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयां बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी पांचों ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम पांचों को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी पांचों ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो पांचों जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हा? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कलमोही करमचली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है।
एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहां जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार, मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है।
ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूं। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर यूट्यूब से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब यूट्यूब ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी यूट्यूब पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहां पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुही हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना? है तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो बाजी, मैंने ना मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ। सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। रतनपुर कहकर एक गांव में कुसुम अपने पियक्कड़ पति महेंद्र के साथ रहा करती थी। महेंद्र दिन रात बस शराब के नशे में धुत रहता था
और कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर थी। कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो खाना बनाकर टिफिन में पैक करके लोगों को बेचती। टिफिन सर्विस के जरिए कुसुम जैसे तैसे खर्चे निपटाती, लेकिन क्रूर महेंद्र फिर भी कुसुम से लड़ाई करता। मुझे पैसे दे, हाँ मुझे शराब पीनी है, ठीक है पैसा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब पैसे देती है कि नहीं कि तुझे एक दूं लगा के। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब मैंने तुम जैसे हैवान से शादी की। अरे जिंदगी बर्बाद तो तूने की है, वो भी मेरी। महेंद्र के झगड़ों से बचने के लिए कुसुम उसे पैसे दे देती और वो उन सारे पैसों को शराब और जुए में उड़ा देता। बेचारी कुसुम दिन रात गैस के आगे खड़े रहकर खाना बनाती और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती, फिर भी महेंद्र को उसकी कीमत नहीं होती। कुसुम के खाने में सभी ग्राहकों को उसके हाथ के बने छोले कुलचे बड़े पसंद होते। धन्यवाद कुसुम जी, आपके हाथ के छोले कुलचे तो मेरे ऑफिस में भी फेमस हो गए हैं। अभी तो ओ जी साडे पंजाबी विच भी इन्ने बढ़िया छोले कुलचे नहीं बनते जी, और जिन्ने बढ़िया तुसी बनाते हो कुसुम बहन जी, ओ जी दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। धन्यवाद। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका। अच्छा चलिए अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, फिर मेरे पति शराब पीकर आएंगे और आप ग्राहकों को यूं दरवाजे पर देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। ग्राहक वहां से चले जाते हैं। महेंद्र दारू की बोतल को सर पे रखकर हिलते डुलते हुए नाचते गाते घर आता है। दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे, खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे, हा हा हा। अरे नशे से चढ़ गए, ओए पतंग से लड़ गए। ओए कुसुम मुझे और पैसे देना। अरे मुझे आज महंगी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, देना पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाना पकाते हुए, लोगों के टिफिन बनाते हुए दिन में 50 बार मेरा हाथ जलता है, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। और तुम हो कि चुटकी में मेरे पैसे उड़ा देते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गैस को उठाकर नीचे जोर से पटकता है और सारा रसोई का सामान यहाँ से वहां फेंक देता है। ये ले मेहनत मेहनत मेहनत, अरे तेल लेने गई तेरी मेहनत। ये तुमने क्या कर दिया? इन सब की वजह से तुम्हारा भी पेट पलता था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे कमाऊंगी? खुद तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हो, बेशरम कहीं के। जबान संभाल के बात करना, वरना इस चाकू से ही तेरी जबान काट दूंगा। अब ना तो तू कुछ काम पाएगी और ना घमंड करके मुझे नीचा दिखाएगी। अरे तुझे क्या नीचा दिखाऊं रे? हाँ तू है क्या पियक्कड़ कहीं का, निकम्मा निगोड़ा। तेरी तो। महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बेलन उठाकर कुसुम को मारने लगता है और उसके बाल भी नोचता है। कुसुम दर्द से जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती और बिलखती है। बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले बोल, और चला, और तेज कैंची की तरह अपनी जबान चला ना। ये ले। नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मार खा खाकर कुसुम एक ही बार में चिल्लाती है और वो अपने हाथ में घर में पड़ा हुआ बम्बू उठाती है और महेंद्र की तरफ क्रोधित आंखों से देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत कमजोर पड़ी है, उसके अंदर माँ काली आई है और उसने बुराई का सर्वनाश किया है। बस अब बहुत सह लिया तुझे मूर्ख आदमी। कुसुम महेंद्र को बम्बू से पीटती है और फिर अपना सारा सामान लेकर भयंकर ठंड में गांव से बाहर निकल जाती है और बस में बैठकर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर टिफिन सर्विस चलाने की जगह छोले कुलचे का ठेला लगाऊं, क्योंकि मेरे टिफिन में से सबसे ज्यादा छोले कुलचे ही बिकते हैं। पूरा गांव और आस पड़ोस के गांववासी सब मेरे हाथ के छोले कुलचे के दीवाने हैं। हाँ यही करती हूँ। कुसुम लोखंड लकड़ियों से अपना एक ठेला लगाती है और सारे बर्तन और छोले कुलचे बनाने की सामग्री को बाजार से ले आती है और छोले कुलचे बनाकर बेचना शुरू करती है।
आइए आइए, गर्मा गर्म पंजाब के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए आइए। स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और मिनटों में ही कुसुम के छोले कुलचे ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी लोग ठेले पे आकर बड़े ही चाव से छोले कुलचे खाते हैं और आनंद उठाते हैं। ग्राहक तो कुसुम की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, हमने हमार जीवन में पहली बार कौनो ऐसा व्यंजन खाया है जो हमका इतना बढ़िया लगा। एकदम लाजवाब है ये छोले कुलचे कुसुम बिटिया। धन्यवाद काका, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए मुझ पर। उफ, आपके छोले कुलचे की खुशबू मेरे कॉलेज तक आ रही है। कुसुम आंटी, जल्दी से 5 प्लेट छोले कुलचे पार्सल कर दीजिए, ले जाने के लिए पैक कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। इसी तरह कुसुम अपने छोले कुलचे ठेले से खूब सारे पैसे कमाने लगती है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। वही महेंद्र दूसरी शादी करता है और जब वो दूसरी बीवी पर भी हाथ उठाता है और उस पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, तभी अबे ओ चपड़गंजू, चल फुट यहाँ से, मैं तेरा अत्याचार नहीं सहूंगी। दूसरी बीवी महेंद्र को लात मारकर अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और महेंद्र रास्ते पर दर दर भटकने लगता है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। हं? शायद यही है मेरे कर्मों की सजा। वहीं कुसुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और वहाँ की स्पेशल डिश छोले कुलचे रखती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर फटे पुराने कपड़ों में महेंद्र आता है। उसका हुलिया पूरा भिखारियों की तरह होता है। खाना दे दो कुसुम, बहुत भूख लगी है। मैंने जितने गुनाह किए हैं उनके सामने तो मौत भी एक छोटी सजा लगती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुसुम अपने नौकर के हाथों महेंद्र को खाना देती है और कहती है, ये खाना मैं तुझे इंसानियत के नाते दे रही हूँ। हम रोज कुत्ते, बिल्ली और बाकी बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं। तुझे भी उन्हीं में से एक समझ कर दे रही हूँ। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकती। लेकिन देख, आज किस्मत ने क्या से क्या कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी ने मुझे तुझसे बचा लिया, वरना मैं आज तक तेरे साथ घुट घुट कर मरती रहती और तेरा अत्याचार सहती रहती। तुझ जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस्मत ने महेंद्र को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। समय गुजरता है और कुसुम अपने कॉलेज के दोस्त रमन से मिलती है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और रमन कुसुम का बहुत ही प्यार से और स्नेह से ख्याल रखता। एक दिन रमन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कुसुम को प्रपोज करता है। कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ के बने छोले कुलचों की कसम, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुमने जितने दर्द सहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशियां दूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और फिर रमन और कुसुम दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुसुम और रमन दोनों भी शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह मुश्किल और संघर्ष से भरी एक गरीब छोले कुलचे वाले की जिंदगी आखिरकार एक खूबसूरत सा मोड़ ले ही लेती है और रमन कुसुम को दुनिया की वो सारी खुशियां देता है जिनके लिए वो हमेशा से तरसती रहे। गरीब कचरे वाली। विश्वनगर में 50 उम्र के मियाँ बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सोच, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती। भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है।
लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीद कर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में, बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है। उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता। बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है, तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना? हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीन कर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है, जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की। ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी। इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है, तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं
और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद व्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं व्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं इन तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है। और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप? इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ व्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है।